मूवी की स्टार्टिंग होती है 1991 नेदरलैंड्स के नॉर्थ में एक तरह के दलदल के पास बने हुए घर में, जहां पर हम उस घर के अंदर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि क्लोजेट में थी और वहां पर बंधी हुई थी, जहां पर वो खेल रही थी, जो कि काफी अजीब सा था। वो बच्ची काफी मासूम थी तो उसको नहीं पता था कि वो वहां पर बंद है। और तभी उसके ऊपर वाले रूम से किसी लेडी की चीखने की आवाजें आने लगती हैं और सडनली उस रूम से ढेर सारा खून नीचे बहने लगता है और बहुत जोर से हलचल या फिर वाइब्रेशन की आवाजें आने लगती हैं। मीन्स यहाँ पर फ्लोर हिलने लगता है, जैसे कि फ्लोर के ऊपर कोई तड़प रहा हो। वो बच्ची इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सीन अचानक से ही शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी 30 साल आगे जाती है और हम देखते हैं वितरक को, जो कि अपने एक फ्रेंड के घर पर आई हुई थी और उसे अपनी मदर का कॉल आता है। वितरक की माँ का नाम एलिस्के होता है, जो कि ये बताती है कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर हैना को स्कूल से पिक करके घर पर ले जा रही है और वितरक भी घर पर आ जाए। वितरक अब घर आती है और रास्ते में उसे एक अजीब सा आदमी सड़क पर घूमता हुआ मिलता है। वो घर पहुंचती है और ये घर वही घर है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। असल में मूवी की स्टार्टिंग में वितरक की ग्रैंड मदर का किसी ने मर्डर कर दिया था और वितरक तब काफी छोटी थी और एलिस्के वितरक की उम्र की थी। और एलिस्के की मॉम के साथ क्या हुआ ये एक मिस्ट्री, यानी कि स्टार्टिंग में दिखाई गई बच्ची जो कि क्लोजेट के अंदर बंद थी वो कोई और नहीं बल्कि वितरक थी। खैर अब हम देखते हैं इनकी पूरी फैमिली को, जिसके अंदर एलिस्के है, उसका हस्बैंड रोल, वितरक है और उसकी बेटी हैना। वितरक के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और इसलिए वितरक अब अपने पेरेंट्स के यहाँ पर रहती है। एनीवेज अब वितरक रोल को खाना देने जाती है तो ये देखती है कि उसके पास में हैंस नाम का एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ था, जो कि उनका फैमिली फ्रेंड है और वो रोल से कुछ बात कर रहा था। हैंस के जाने के बाद में वितरक रोल से पूछती है कि क्या बात हो रही थी, जिस पर वो बताता है कि पुलिस एक बैग वाले आदमी की तलाश में है, जिसने कि दलदल में एक गड्ढा खोद दिया है और पुलिस को वहाँ पर कुछ अजीब मिला है और उसी आदमी को वितरक ने रास्ते में भी देखा था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वितरक की फैमिली में काफी प्यार था और वो लोग हंसी खुशी रहा करते थे। अगले सीन में हम उसी बैग वाले आदमी को देखते हैं जिसको पुलिस ढूंढ रही थी और वो आदमी एक जगह पर अपने हाथों से गड्ढा खोद रहा था। उस आदमी के आसपास हम बहुत अजीब सी विस्पर्स को सुन पाते हैं जो वो आदमी भी सुन रहा था और सडनली वो विस्पर्स रुक जाती हैं और वो आदमी अब उठकर पीछे देखता है तो उसे अपने आसपास अजीब सी शैडो आती हुई दिखाई देती है, जिससे कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और अगले दिन हम उस जगह पर पुलिस को देखते हैं और इस आदमी की डेथ हो गई थी। जी हाँ, उस आदमी की डेड बॉडी और उस डिग को यानी कि गड्ढे को पुलिस वाले चेक कर रहे थे और रास्ते से जाते हुए वितरक ये देखती हुई जाती है। अब हम देखते हैं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को, जो कि वहीं पास में आए हुए थे और इस टीम को लीड करने वाला इंसान जॉनस होता है। असल में यहाँ पर लोकल्स को एक बहुत पुरानी लाश मिली थी कुछ दिन पहले ही और उन्होंने इसके बारे में आगे इन्फॉर्म किया और इसलिए जॉनस और उसकी टीम यहाँ पर आई थी उस लाश को चेक करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सालों पुरानी थी, यानी कि किसी और ही एरा की थी। जॉनस की टीम का साथ दे रही थी सोनिया और जॉनस उससे उस आदमी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उस आदमी की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, जो कि हाइपोथर्मिया की वजह से आया होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंड की वजह से। रात को वितरक अपने घर पर सो रही होती है और उसे एलिस्के के रूम से आवाजें आती हैं और जब वो चेक करने जाती है तो एलिस्के अजीब तरह से कांप रही थी या फिर हलचल कर रही थी, यानी कि काइंड ऑफ वाइब्रेशन। वितरक उसे संभालती है और एलिस्के होश में आकर बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वितरक अब अपने रूम में जाने लगती है हैना को लेकर, लेकिन तभी उसे घर का डोर ओपन मिलता है और घर के बाहर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। वो हैना को रूम में छोड़कर घर के आसपास देखने लगती है, लेकिन वो आदमी वहाँ से चला गया था और रोल आकर ये बोलता है कि उसने भी किसी को देखा था और वितरक बोलती है कि ये वो बैग वाला आदमी होगा, जिस पर रोल बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस आदमी की मौत हो चुकी है। खैर अगले दिन रोल जॉनस के पास में जाकर उस पर गुस्सा करता है कि शायद उसकी टीम का कोई आदमी रोल के घर के बाहर आया था तो जॉनस अपनी टीम को संभाले। वितरक भी वहाँ पर आ जाती है और वो रोल को शांत करके घर पर भेज देती है। वितरक और जॉनस थोड़ी बहुत बात करते हैं और कुछ ही देर के बाद में हम वितरक और एलिस्के को हॉस्पिटल में देखते हैं। अब यहाँ पर वो एलिस्के का चेकअप करवाने आई थी क्योंकि आखिरी रात उसे उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। खैर डॉक्टर यहाँ पर ये बोलती है कि एलिस्के के साथ में जो कुछ भी हुआ था, यानी कि वो वाइब्रेशंस वगैरह, वो अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है और थेरेपी से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर को भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था कि ये अजीब सी बीमारी है क्या। असल में ये जो एलिस्के के साथ में अजीब सी बीमारी है उसका कनेक्शन 30 साल पहले की उस घटना से है। खैर अब वो दोनों घर आ जाती हैं और घर के बाहर रोल मोशन कैमरा को इंस्टॉल कर रहा था ताकि आसपास जब भी कोई हलचल हो तो वहाँ पर पिक्चर क्लिक हो जाए और ये वो सेफ्टी के लिए घर के पास में लगा देता है। खैर कुछ ही टाइम के बाद में वितरक एक रूम में वायलिन प्ले कर रही होती है क्योंकि वो एक अच्छी म्यूजिशियन थी, लेकिन उसके हस्बैंड नील की डेथ के बाद में उसने अभी म्यूजिक को होल्ड पर रखा हुआ था और अभी वो एक लोकल स्कूल के लिए काम किया करती थी। एलिस्के अब उसके पास में आती है और ये बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वितरक बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि वितरक को उसकी बीमारी
नॉर्मल नहीं लग रही थी। खैर अगले सीन में वो जॉनस के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और यहाँ पर वो लोग काफी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तभी वितरक अपनी मॉम के बारे में एक बात बोलती है कि उनको एक बहुत ही गंदी आदत है कि वो रेस्टोरेंट से शुगर बैग्स को चुरा लेती हैं, जो कि वितरक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब वो दोनों ही ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी वितरक की नजर अपने फ्रेंड एडविन पर पड़ती है, जो कि स्कूल में उसके साथ काम किया करता था और वितरक के साथ हमने मूवी की स्टार्टिंग में उसको देखा भी था और दोनों ऐसे ही मिलते रहते थे। एडविन अपनी वाइफ के साथ में आया हुआ था और वितरक उनको देखती है। अब जॉनस की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है क्योंकि उसको यहाँ की विस्की सूट नहीं करती और वो वॉमिटिंग करने लगता है। खैर कुछ ही टाइम के बाद में वो दोनों घर जाने लगते हैं और रास्ते में जॉनस उससे ये पूछता है कि वितरक कभी वापस रिलेशनशिप में क्यों नहीं आई, जिस पर वो बताती है कि उसकी फैमिली के ऊपर एक कर्ज है। उसकी ग्रैंड मदर का एक दिन मर्डर हो गया था, जिसके बारे में कभी पता नहीं चला कि ये किसने किया था। उसके बाद में रोल की जॉब चली गई, वो अल्कोहलिक हो गया, परेशान रहने लगा और एलएसके भी परेशान रहने लगी। उसके बाद में वितरक नील से शादी करके न्यूयॉर्क चली गई, लेकिन सडनली उसकी डेथ हो गई, जहाँ पर वो भी हार्ट अटैक से हुई थी और वो मारा गया। और फिर हैना को लेकर वितरक वापस यहाँ पर चली आई और वो किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती क्योंकि उसकी फैमिली पर एक कर्ज है जिससे सब कुछ गलत हो सकता है। अगले दिन स्कूल में वितरक सभी बच्चों के लिए एक प्ले के लिए म्यूजिक तैयार कर रही थी, लेकिन एडविन को वो म्यूजिक कुछ खास पसंद नहीं आता। कुछ ही देर के बाद में एडविन वितरक से मिलने का बोलता है, जिस पर वो ये कहती है कि उनको अब नहीं मिलना चाहिए और जो कुछ भी उनके बीच में है उसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि शायद से इनके बीच में अफेयर चल रहा था। वो ये भी कहती है कि एडविन की वाइफ हैना को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि एडविन की वाइफ भी है जो कि काफी अच्छी है। अब रात को वितरक हैना को सुलाकर घर के बाहर चली जाती है तो रोल घर के बाहर ही बैठा हुआ पहरा दे रहा था और रोल की टेंशन इसलिए ज्यादा थी क्योंकि सालों पहले एक मर्डर उसकी फैमिली में हो चुका था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला था कि वो कौन था और वो दोबारा वैसा कुछ भी होने देना नहीं चाहता था। वितरक उससे थोड़ी बहुत बात करके घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि घर के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी काफी परेशान था और रो रहा था और वितरक उससे डर जाती है, लेकिन सिचुएशन संभालने के लिए वो उससे अच्छे से बात करती है और दूसरे रूम में जाकर एलएसके को उसके बारे में बताती है। वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो रोते हुए ये बोलता है कि वो कुछ भी करना नहीं चाहता और वो उससे ऐसा करवाना चाहते हैं और उसके हाथ में एक नाइफ भी होता है। वितरक और एलएसके इससे डर जाती हैं और वो आराम से ऊपर वाले रूम में जाने लगती है, लेकिन वो आदमी एलएसके को पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। यानी कि वो यहाँ पर एलएसके के ऊपर अटैक करने आया था, लेकिन स्ट्रेंजली वो एक ही बात बोल रहा था कि वो ऐसा नहीं करना चाहता। खैर अब वितरक उसके हाथ से नाइफ को छुड़वा देती है और अब वो उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अजीब तरह से स्क्रीम करने लगता है। वो आदमी पूरी तरह से अपना होश खो देता है जैसे कि वो किसी और के वश में हो और एलएसके को स्टैब करके वो जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से रोल आकर उसके सर पर एक छोटे से हैमर से वार कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और एलएसके की जान ऐसे बच जाती है। अब कुछ ही देर के बाद में पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पर आती है और सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाता है। अब अगले दिन जॉनस को इस घटना के बारे में पता चलता है और वो आदमी जॉनस की टीम का ही एक मेंबर था जिसका नाम राडू होता है। जॉनस वितरक के घर जाता है और बोलता है कि राडू ऐसा नहीं कर सकता और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और सब उसको पसंद करते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। रोल बोलता है कि बैगमैन के बारे में भी सब ऐसा ही बोल रहे थे। वितरक बोलती है कि राडू की एज अराउंड 40 या 45 होगी और वो 1991 में 10 से 15 साल का होगा, जिस पर जॉनस हाँ करता है और बताता है कि तब वो रोमानिया में रहा करता था। ये सोच रही थी कि उसकी ग्रैंड मदर का मर्डर कहीं इसी ने तो नहीं किया था, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं था। वो अब जॉनस से बात करने उसे दूसरे रूम में ले जाती है और रोने लगती है, जिसको जॉनस संभालता है। नीचे रोल एलएसके से बोलता है कि ये सब फिर से होने लगा है और वो वापस आ गई है, जिस पर एलएसके बोलती है कि ये सब फालतू बातें हैं। एलएसके अब अचानक से बेहोश हो जाती है और वितरक उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल के अंदर एलएसके के ब्रेन स्कैन्स होते हैं ताकि उसकी इलनेस को फाइंड किया जा पाए। अब हॉस्पिटल से जाते टाइम वितरक की नजर जॉनस की टीम के एक आदमी पर पड़ती है और वो उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो लोग तो राडू को देखने आए थे जिसकी हालत अभी क्रिटिकल थी। राडू की बेटी वितरक को अजीब तरह से देखने लगती है और इससे अनकंफर्टेबल होकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बच्ची उसका पीछा करने लगती है और उसके साथ आकर लिफ्ट में खड़ी हो जाती है। वो रोमानियन लैंग्वेज में कुछ बोलती है और ये वितरक को समझ में नहीं आता। वो बच्ची अब वितरक का हाथ पकड़ती है और कुछ अजीब सी विस्पर करने लगती है और तभी लिफ्ट की लाइट्स भी अचानक से चली जाती हैं। वो बच्ची होश में आती है और वितरक अपने पीछे एक बहुत ही ज्यादा डरावनी स्पिरिट को देखती है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है और अचानक से ही वो स्पिरिट गायब हो जाती है। वो अब वापस कार के अंदर आती है और उस बच्ची के द्वारा कही गई रोमानियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है, जिसका मतलब ये था कि वो कभी नहीं मरी। तो ये वो कौन है ये हमें मूवी के एंड में पता चल जाएगा। खैर वितरक को जॉनस मिलता है और वो उसे राडू के बारे में पूछती है तो वो ये बोलता है कि अभी उसको होश नहीं आया है, तो उसने ये क्यों किया ये पता लगाना काफी
मुश्किल है, लेकिन सभी लोग ये बता रहे थे कि वो अपने आप ही एक गड्ढा खोदने लगा था। खैर अगले सीन में वितरक और जॉनस एक पब के अंदर होते हैं और यहाँ पर वितरक टन के बारे में बताती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उस बैगमैन का फादर था जिसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी और वो भी अपनी डेथ से पहले ऐसे ही डिगिंग कर रहा था। जॉनस अब वितरक को उस वुमन के बारे में बताता है जो कि उन लोगों को खुदाई के वक्त मिली थी और वो एक हजारों साल पुरानी ओल्ड लेडी की बॉडी थी। वितरक जॉनस को टन के पास में ले जाती है उससे कुछ बात करने के लिए। टन उन दोनों को बताता है कि उसके बेटे मीसा को पता था कि कहां पर डिग करना है उस वुमन की डेड बॉडी ढूंढने के लिए और ये चीजें उसे खुद से नहीं पता थी बल्कि कहीं दूर से बताई गई थी। वितरक ये बोलती है कि मीसा को पता था कि कहां पर डिग करना है, तो कहीं ये विस्पर्स की वजह से तो नहीं था, जिस पर टन ये बोलता है कि वो लोग इन्हीं विस्पर्स के साथ में बड़े हुए हैं। उसका ये कहना था कि ये विस्पर्स जो है ना वो हेलन की हैं जो कि फाइगा के बारे में बताती हैं, जो कि यहाँ की एक लेजेंड है। टन आगे बोलता है कि उसके फादर को भी विस्पर्स ने कन्विंस किया था और वो मीसा के स्पिरिचुअल गाइड थे, लेकिन मीसा को पहले पैनिक अटैक्स आया करते थे लेकिन बाद में वो ठीक हो गए। लेकिन जब उसकी लाश मिली तो वो बहुत ही ज्यादा डर वाली हालत में था। टन अब काफी इमोशनल हो जाता है और अपना नंबर वितरक को देकर जाने लगता है और जाते जाते ये बोलता है कि मीसा को विस्पर्स ने ही डिग करने बोला था। जॉनस और वितरक घर आ रहे होते हैं और रास्ते में जॉनस हेलन के बारे में पूछता है और वितरक बताती है कि हेलन फाइगा की स्टोरी की विलन है जो कि इविल है और बॉग में कहीं पाई जाती है। बॉग यानी दलदल, जो कि हमेशा विस्पर करती रहती है लोगों के आसपास, लेकिन ये सिर्फ कहानी है जो कि बच्चों को सुनाई जाती है, जिसको कुछ लोग सच भी मानते हैं, लेकिन उसे ये कहानी के अलावा कुछ और नहीं लगती। वो आगे बोलती है कि एक बार उसके डैड ने भी वो विस्पर सुनी थी और हॉस्पिटल में उसने भी सुनी थी, लेकिन जॉनस इसको लाइटली लेता है। वो जॉनस से अब उस वुमन के बारे में पूछती है जो कि दलदल में मिली थी। वो ये बोलता है कि वो अभी उसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि ये ठीक नहीं है। वितरक अब इस पर काफी गुस्सा हो जाती है और कार से उतर कर जाने लगती है, जिसके पीछे जॉनस भी चला जाता है उसको मनाने के लिए। इससे उन लोगों का बॉन्ड थोड़ा और अच्छा होता जाता है और वो थोड़े क्लोज आ जाते हैं। खैर कुछ ही देर के बाद में जॉनस कैंप में वापस आता है और सोनिया उसे उस लेडी का गला दिखाती है जिस पर एक बड़ा सा वर्टिकल कट लगा हुआ था। सोनिया बोलती है कि उनको और भी ऐसी ही लाशें मिली हैं जो कि अलग अलग एराज की हैं और सभी पर ऐसे ही वर्टिकल कट्स लगे हुए हैं और रिसेंटली जो लाश मिली है यानी जहां पर राडू डिग कर रहा था उसके ऊपर भी वही कट था। अब हम देखते हैं वितरक के घर के बाहर लगे हुए मोशन कैमरा को जो कि अब पिक्चर क्लिक कर रहा था और घर के अंदर वितरक कुछ काम कर रही थी जिसे घर के बाहर कोई अजीब सी शैडो दिखाई देती है, लेकिन वो क्लियर नहीं थी कि वो क्या थी। अब अगले दिन रोल हैंस को उस कैमरा से क्लिक की हुई पिक्चर्स दिखाता है जिसमें एक अजीब सा चेहरा दिखाई दे रहा था। हैंस को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि रोल उस अटैक से परेशान है जो कि कुछ दिन पहले राडू ने किया था, जिस पर रोल बोलता है कि इसमें राडू की कोई भी गलती नहीं है, वो सिर्फ सुन रहा था और रोल हैंस से कोई चीज लाने का बोलता है। अब हैना का स्कूल प्ले शुरू हो जाता है और दूसरी ओर सोनिया जॉनस को लेजेंड ऑफ फाइगा के बारे में कहानी सुनाती है। बहुत सेंचुरीज पहले वॉल्टर नाम का एक इविल लॉर्ड था जिसकी और भी ज्यादा बुरी वाइफ थी हेलन। वो लोग बहुत अमीर थे और अपनी प्रजा पर अत्याचार किया करते थे। उन लोगों के ढेर सारे सर्वेंट्स भी थे और उनमें से ही एक थी फाइगा नाम की एक यंग लड़की। वॉल्टर के अंदर फाइगा के लिए लस्टफुल फीलिंग्स आ जाती हैं और वो इंटीमेट होता है, जिसके बाद में फाइगा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब हेलन को ये पता चलता है तो वो गुस्से से भर जाती है। उसने बोला कि वॉल्टर की कोई भी गलती नहीं है और फाइगा ने ही उस पर कोई स्पेल किया होगा और फाइगा को विच का करार देकर उसको कैद में डाल दिया गया। अपनी कैद में फाइगा ने गॉड से हेल्प के लिए प्रे किया, लेकिन उसकी प्रेयर एक हीदन गॉड मॉलोफ ने सुनी, जिसको कई जगह पर मॉलक भी कहा जाता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक चाइल्ड सैक्रिफाइस का गॉड होता है। और हीदन मतलब होता है जो कि किसी भी रिलीजन से ना हो, यानी कि इस धरती के ऊपर जितने भी रिलीजन्स हैं उनसे हटकर। अब मॉलोफ ने फाइगा से ये कहा कि मैं तुम्हारे इस नसीब से तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन याद रहे कि बदला अपने आप में ही एक कैद बन जाएगा और मैं वो ले लूंगा जो कि मेरा है, मतलब कि उसका बच्चा जो कि पैदा भी नहीं हुआ फिर भी। अब फाइगा उससे वो डील कर लेती है और उसके माथे पर मॉलोफ का मार्क जलाकर लगाया जाता है, यानी कि एक सील के रूप में। अगले दिन हेलन और बाकी के लोग फाइगा के पास में आते हैं और उससे ये कहते हैं कि वो अपनी गलती मान ले और पछताए, जिस पर फाइगा ये बोलती है कि उसे कोई भी पछतावा नहीं है और उसने एक नाइफ से अपना गला वर्टिकली कट कर दिया। और जब फाइगा की आखिरी सांस उसकी बॉडी से निकली उसके बाद में उसने हेलन की बॉडी ले ली और फिर से वो हमेशा हेलन की बॉडी में ही रही। अब इससे हुआ ये कि सारी की सारी प्रजा खुश हो गई क्योंकि फाइगा अच्छी थी और वो अच्छे काम किया करती थी सबके लिए, और तब से उसके नाम पर आज का दिन सेलिब्रेट किया जाने लगा। इधर स्कूल में प्ले के बीच में वितरक की नजर पड़ती है एक अजीब सी ड्राइंग पर जिस पर वही स्पिरिट बनी हुई थी जो कि लिफ्ट में उसने देखी थी।
प्ले के बाद में वित्रक हैना से उस ड्राइंग के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि ये ड्राइंग उसने ही बनाई है खुद से। अब दूसरी ओर सोनिया स्टोरी कंप्लीट करती है कि लोगों का ये मानना है कि तब से ही हेलन बॉग में घूम रही है, यानी कि दलदल के पास में, और वो अपने गुस्से में है और बदले से भरी हुई है और आने जाने वाले लोगों को वो झूठ विस्पर करती रहती है। अब घर जाते टाइम रास्ते में वित्रक रोल को देखती है जो कि घर के आसपास और वुड्स में ट्रैप वगैरह लगा रहा था ताकि वो बुरी चीजों को होने से रोक पाए। घर पहुंचने पर वित्रक को जॉनस का कॉल आता है और वो पार्टी में उसको मिलने का बोलता है। वित्रक अब टन के घर पर जाती है उससे कुछ बात करने के लिए। टन उसको ये बताता है कि ये जो आवाजें वगैरह है ना और यहाँ पर ये जो चीजें हो रही हैं ये किसी सिग्नल की तरह होती हैं और वो वाइब्रेशन की तरह काम करती हैं। मीसा के केस में ऐसा ही था, ऐसे कुछ लोग इन वाइब्रेशन या फिर सिग्नल के लिए कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। टन अब वित्रक से आंखें बंद करने को बोलता है और टेबल पर टैप करने लगता है। अब उस टैपिंग से अपने माइंड में वित्रक अपने बचपन में पहुंच जाती है और उसको याद आता है वो दिन जब उसकी ग्रैंड मदर का मर्डर हुआ था और वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर का गला भी वैसे ही कटा हुआ था जैसा कि हमने बाकी बॉग से मिली हुई लेडीज के साथ में देखा था। वित्रक अब होश में आती है और ये देखती है कि टन के घर की सारी फिशेस मर चुकी हैं क्योंकि ये जो वाइब्रेशन यहाँ पर आई थी वो बहुत ही पावरफुल थी। वित्रक अब जॉनस से मिलने कैंप जाती है और यहाँ पर जॉनस नहीं था क्योंकि वो पार्टी में गया हुआ था और वो सारी लेडीज को देखती है और सोनिया से बोलती है कि ये सब अलग अलग एराज की हैं और सब रिलेटेड हैं। अब हम बॉग में घूमते हुए जॉनस की टीम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि वित्रक के घर पर जा रहा था और ये भी विस्पर्स के ही कहे अनुसार चल रहा था, यानी कि उनके काबू में था। लेकिन रोल वहाँ पर आकर उसको बेहोश कर देता है, लेकिन अब उसके आसपास उसको कोई प्रेजेंस फील होने लगती है। अब इधर घर आकर वित्रक अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन एलेस्के उसको रोकती है, जिस पर वो ये बोलती है कि वो लेडीज मिली हैं और वो सब सैक्रिफाइस हुई थी और उनका गला वैसे ही कटा हुआ था जैसे ग्रैंड माँ का कटा था और कोई उनकी फैमिली को हर्ट करना चाहता है और वो यहाँ पर नहीं रुक सकती। इधर बॉग में रोल के पास में ढेर सारी लेडीज की स्पिरिट आ जाती हैं और उनमें से एक एलेस्के का यंगर फॉर्म भी था और वो सब लेडीज विस्पर करने लगती हैं और रोल भी उनके वश में आ जाता है। इधर सेलिब्रेशन में जॉनस के पास में सोनिया आती है और वो वित्रक के बारे में बताती है कि वो बहुत ही डरी हुई थी और बोल रही थी कि उसकी फैमिली खतरे में है और कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है कि अभी भी यहाँ पर सैक्रिफाइस होते हों। अब हम घर पर देखते हैं कि रोल जो कि अब उन विस्पर्स के वश में होता है और वो घर के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। वित्रक और एलेस्के उससे डर जाती हैं एज वो समझ गई थी कि बाकियों की तरह ये भी वश में है और वो सब जगह के डोर्स को लॉक करने लगती हैं और वित्रक हैना को क्लोजेट में छुपा देती है और बिल्कुल ऐसा ही सीन स्टार्टिंग का भी था, तो हमको ये पता चल जाएगा कि तब क्या हुआ था। रोल अब विंडो को तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और एलेस्के को चोक करके जान से मारने लगता है। वित्रक रोल के सर पर वार करके उसको बेहोश कर देती है और देखती है कि एलेस्के वहाँ पर थी ही नहीं। वो उसे ढूंढने जाती है और होश में आने पर रोल भी ऊपर चला जाता है। ऊपर आने पर वो बेहोश वित्रक को देखता है और एलेस्के रोल पर अटैक करके उसे हैंग करके जान से मार देती है और हम देख पाते हैं कि एलेस्के की आंखें वाइट हो गई थी। जी हाँ, अब एलेस्के वित्रक को बेड से बांध देती है और घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि अजीब तरह से ड्रेस्ड होते हैं और उन्होंने काफी अजीब से मास्क लगाए हुए थे जो कि मॉलोफ के रूप को दर्शाते हैं और ये बिल्कुल मीनाटोर के लेजेंड को दर्शाता है। खैर अब एलेस्के बोलती है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और वो अपना गला वर्टिकली काट लेती है। एलेस्के जमीन पर गिर जाती है और अब वही स्पिरिट जिसको हमने लिफ्ट में देखा था और ड्राइंग में देखा था वो बाहर आती है एलेस्के की बॉडी से और ये कोई और नहीं बल्कि फाइगा थी और वो वित्रक की ओर बढ़ने लगती है और वित्रक अजीब तरह से तड़पने लगती है, हलचल करने लगती है, यानी कि उसने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था। अब कुछ ही देर के बाद में जॉनस वहाँ पर पहुँचता है और वो ऊपर रूम में जाता है तो एलेस्के की लाश वहाँ जमीन पर पड़ी हुई थी, यानी कि ऊपर जो रूम में हुआ था वो एक रिचुअल था और वहाँ पर वो जो मॉलोफ वाले मास्क पहने हुए लोग थे या फिर स्पिरिट थी वो वहाँ पर नहीं थी और वैत्रिक जो थी वो बेड से बंधी हुई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसके बाद में वो वैत्रिक को आजाद करता है और वो जाकर हैना को संभालती है और अब सब ठीक हो गया था। अब अगले सीन में कुछ टाइम बाद वित्रक और जॉनस एक कैफे में मिलते हैं जहाँ पर वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और वित्रक ये बताती है कि उसने अपना वायलिन बेच दिया है और अब वो लाइफ में कुछ नया करने का सोच रही है। कैफे से जाते हुए वो शुगर बैग को छुपा कर अपने बैग में रख लेती है और ये चीज जॉनस देख लेता है और बहुत ही परेशान हो जाता है कि वित्रक को तो इस चीज से नफरत थी। खैर अब हम मूवी के एंडिंग सीन में वित्रक को घर पर हैना के साथ में देखते हैं और विंडो के बाहर हम देखते हैं बहुत सारी स्पिरिट्स को और इन स्पिरिट्स में से एक वित्रक भी थी, यानी कि जो वित्रक के अंदर की ओरिजिनल सोल थी वो वहाँ से निकल गई थी और उसके अंदर फाइगा आ चुकी थी और हम अंदर बैठी हुई वित्रक का असली रूप देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि फाइगा ही थी और बाहर खड़ी हुई असली वित्रक की सोल ये देखकर दुखी होकर रो रही थी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी मोलॉफ या फिर मोलक मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।